ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है? सर बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं जब वो तैयारी करता है। उनको आपने कैसे ओवरकम किया? तो आपने सोशल साइंस ग्रुप को ही क्यों चूज किया जेआरएफ के लिए? आप एग्रोनॉमी से कर सकते थे, सॉइल साइंस से कर सकते थे, प्लांट साइंस से कर सकते थे, सोशल साइंस को ही क्यों चूज किया आपने? सर एक्चुअली कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या राइट सोर्सेज होने चाहिए, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? सर पहले तो जब जो भी हमारी बुक्स होती है जेआरएफ के लिए, मोस्टली जो भी आपने अभी नाम बताए, वो उन बुक्स को पढ़ने का क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल बुक्स होती है हमारी। पहले को एक बार पढ़ लिया बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स, जो आपके जूनियर्स है, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो ये जानना चाहेंगे कि उन बुक्स को कैसे पढ़े, मतलब क्या नोट्स उनके बनाए, क्या उनमें हाईलाइट हम करें पहली बार में ही, या फिर किस प्रकार से जो है आप उन बुक्स को पढ़ते थे? सर मैं तो पहले एक स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने चाहिए या केवल बुक से डायरेक्टली पढ़ना चाहिए? सर नोट्स बुक एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, वो पोर्शन आपने कैसे कवर किया? सर जो 2025 का बजट आया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ 2025 सक्सेस स्टोरीज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है साथी जिनकी सोशल साइंस जेआरएफ ग्रुप के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो सबसे पहले तो साथी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप फर्स्ट रैंक लेकर आए हो। तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपकी फर्स्ट रैंक आई, आपने रैंक कार्ड निकाला? सर पहले तब तो मैं एक बाहर एक फंक्शन में थी जब पता चला कि रैंक कट आउट हुआ है, तो वहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू था। फिर जब नेटवर्क आया, मैंने डाउनलोड किया रैंक कार्ड, तब देखा कि रैंक फर्स्ट आई है। तब मतलब विश्वास नहीं हुआ कि फर्स्ट रैंक आई है। फिर घर वालों को जब बोला, वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो आपने घर वालों को सबसे पहले बताया, फिर आपके दोस्तों को आपने बताया होगा, तो उनका कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? सर पहले घर वालों को बताया था, फिर हमारे डिपार्टमेंट के जो सर हैं उनको बताया था, तो वो बहुत खुश हुए थे। फिर सारे दोस्तों को बताया, तो दोस्त लोग बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बहुत सारे मैसेज आने लगे होंगे बिल्कुल एक दिन में एकदम यस सर, से। बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स। जूनियर्स वगैरह के बहुत कॉल आए होंगे कि मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो। यस यस सर। बिल्कुल, और जल्दी आप आईआरआई भी आने वाले हो। तो हम बात करते हैं सोशल साइंस ग्रुप की। तो आपने सोशल साइंस ग्रुप को ही क्यों चूज किया जेआरएफ के लिए? आप एग्रोनॉमी से कर सकते थे, सॉइल साइंस से कर सकते थे, प्लांट साइंस से कर सकते थे, सोशल साइंस को ही क्यों चूज किया आपने? सर एक्चुअली जब पहले एग्रीकल्चर में आए थे तब सब सब्जेक्ट ही अच्छा लग रहा था, मतलब कौन सा चूज करे तब ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो जब हमारे फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इन तीनों में इलेक्टिव होता है, तो तब फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने हॉर्टिकल्चर को इलेक्टिव रखा था। मैंने सोचा था कि हॉर्टिकल्चर से ही जेआरएफ दूंगी, इसलिए मैंने वहां पर पढ़ाई भी शुरू कर दी थी हॉर्टिकल्चर का। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जाके रियलाइज हुआ नहीं, हॉर्टिकल्चर ठीक से नहीं हो रहा, कुछ और किसी और तरफ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर मेरे पास चॉइस था, या तो एग्रोनॉमी या फिर एक्सटेंशन। एग्रोनॉमी मेरा अच्छा था, फिर लगा कि नहीं एग्रोनॉमी में ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, ज्यादा उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर एक्सटेंशन की तरफ गई। सोशल साइंस। आपने फिर सोशल साइंस ग्रुप को चूज किया। तो हम बात करते हैं कि जो जैसे आपका जो सवाल है, वैसे हमारे बहुत सारे जूनियर्स होते हैं, उनका भी सेम क्वेश्चन होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करें। आपने पहले हॉर्टिकल्चर का सोचा, फिर आपके पास दो ऑप्शन थे, एग्रोनॉमी और सोशल साइंस, फिर आपने सोशल साइंस को चूज किया। तो ये डिसीजन आपने कब लिया और कब से आप सोशल साइंस से अपनी तैयारी को आपने स्टार्ट कर दी थी? सर फोर्थ ईयर के फर्स्ट से सोशल साइंस की तैयारी स्टार्ट की थी। मतलब फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम से आप डेडिकेट हो गए थे कि अब मेरे को सोशल साइंस ग्रुप से ही तैयारी करनी है? हाँ सर। तो तैयारी स्टार्ट आपने कैसे की? मतलब आपको कैसे पता चला कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या राइट सोर्सेज होने चाहिए, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? सर पहले तो जब पता चला, जाके टीचर्स से बात की गई, फिर टीचर्स लोगों ने गाइड किया कि ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा। फिर हमारे सीनियर से भी गाइड किया। फिर उन्होंने बोला कि पहले बेसिक्स जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक बुक है सुब्बा रेड्डी सर का, उससे स्टार्ट किया था, और एक्सटेंशन का जीएल राय और सागर मंडल, इन दोनों से स्टार्ट किया था। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए आपने सुब्बा रेड्डी बुक को फॉलो किया सबसे पहले, और एक्सटेंशन के लिए जीएल राय और सागर मंडल का।
ओके, जीएल राय और जो मंडल की जो बुक है उन दो बुक्स को आपने फॉलो किया। ओके, यस। तो स्टार्टिंग में मतलब आपने क्या पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह किया था या फिर डायरेक्टली आप बुक पढ़ने लग गए? मतलब पैटर्न को, पहले एग्जाम के पैटर्न को आपने समझने की कोशिश की थी या क्या? सर पहले एक दो पीआईक्यू लिए थे जानने के लिए कि कैसा होता है नहीं होता है, फिर बेसिक्स पढ़े, तब कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, फिर चैप्टर वाइज जब पढ़ने लगी तब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने लगी। अच्छा, पहले फिर आपने चैप्टर वाइज बुक्स को, तो हम जैसे बुक्स की पढ़ने की हम बात करते हैं, जो भी हमारी बुक्स होती है जेआरएफ के लिए, मोस्टली जो भी आपने अभी नाम बताए, वो उन बुक्स को पढ़ने का क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल बुक्स होती है हमारी, उनको हम पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार से आपने पढ़ा उनको? सर हमारे मतलब टॉपिक वाइज पढ़े थे। पहले तो सुब्बा रेड्डी को एक बार पढ़ लिया बेसिक्स क्लियर करने के लिए। फिर हमारे इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिनांस एंड कोऑपरेशन, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ऐसा होता है। तो माइक्रो के लिए मैंने सुब्बा रेड्डी सर का ही पढ़ा था और थोड़ा सा एच.एल. आहूजा का पढ़ा था। फिर हमारे सर ने भी बहुत हेल्प किया था। फिर मैक्रो के लिए सुब्बा रेड्डी में बहुत कम है मैक्रो, तो उसके लिए आहूजा का बुक मस्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो आहूजा का थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत आता था। तो मैक्रो के लिए परेडी का भी पढ़ा था, आहूजा का भी पढ़ा था, और सुभाष चंद्र का एक जीस्ट बुक है जिसमें इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और स्टैटिस्टिक्स तीनों दिए हुए हैं। तो वहां से मैक्रो बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, तो सुभाष चंद्र से मैक्रो पढ़े थे। फिर फिनेंस के लिए सुभाष चंद्र का बुक पढ़े थे, और सुब्बा रेड्डी का बुक इनफ था, वो अच्छे से हुआ था। और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के लिए वीटी राजी का बुक बहुत अच्छा है, वो पढ़े थे। और मार्केटिंग के लिए फिर से सुब्बा रेड्डी और सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र से मतलब क्या, एक जीस्ट बुक है, तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले जब वो पढ़ते हैं ना तो सब क्लियर हो जाता है, ऐसे टाइप। अच्छा, मतलब उसके अंदर जो हम बात करते हैं कि जैसे सब कुछ का सार दे रखा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर समराइज वे में दिया हुआ है कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उसको। यस सर। तो बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें ना बुक्स ऐसे बर्डन की तरह लगती है जब भी स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, जो भी थ्योरेटिकल बुक्स होती है खासकर, और जो मोस्टली जैसे कि हम बात करें जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, उनको लगता है वो थोड़े दिन में ही, उन्हें ये चाहिए होती है कि हम डायरेक्टली जो है हमें कुछ रॉ मटेरियल एक ऐसा मिल जाए कि हम डायरेक्टली पढ़ ले। तो जो स्टूडेंट्स, जो आपके जूनियर्स है, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो ये जानना चाहेंगे कि उन बुक्स को कैसे पढ़े, मतलब क्या नोट्स उनके बनाए, क्या उनमें हाईलाइट हम करें पहली बार में ही, या फिर किस प्रकार से जो है आप उन बुक्स को पढ़ते थे? सर मैं तो पहले एक चैप्टर लेती थी, उसको पहले तो पढ़ लिया, मतलब समझ आया ना आया पूरा एकदम पढ़ लिया। फिर जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मेरे पास एक पेन होता था, कॉपी होती थी, कॉपी में सब कुछ नोट कर लिया। अब जो चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, समझिए मैं मार्केट पढ़ रही हूँ, तो मार्केट जब मैं सुब्बा रेड्डी से पढ़ी वहां से नोट कर लिया। फिर वही जब मैं सुभाष चंद्र से पढ़ रही वहां से फिर नोट कर लिया। ऐसे नोट करने पर लास्ट में क्या होता है कि बुक नहीं पढ़ना पड़ता, वो कॉपी पढ़ने से पूरा हो जाता है, ऐसे टाइप। तो आपने जैसे दोनों बुक से नोट किया, लेकिन नोट क्या, जैसे आपने आपने बताया कि मार्केट आप पढ़ रहे हो, तो क्या आपने पहले जिस बुक से आपने कवर किया था, आपने फिर सेकंड बुक से कवर किया, तो क्या एडिशनल पॉइंट केवल आपने उसमें नोट डाउन किया, या वापस से फिर सभी पॉइंट्स को आपने अलग से नोट डाउन किया? नहीं सर, एक ही चैप्टर के अंदर वो उस बुक से जो मिला वो मिल गया, जो एक्स्ट्रा मिला वो फिर नोट किया, सेम चीज नहीं, जो एक्स्ट्रा था। केवल आपने जैसे चैप्टर वाइज आपने अपने नोट्स बना लिए और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे आपने उनको नोट डाउन कर लिया वहां पर उसके बाद में? यस सर। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो आपने नोट्स बनाए, मतलब उन नोट्स ने आपकी बहुत मदद की लास्ट में रिवाइज करने में? क्या स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने चाहिए या केवल बुक से डायरेक्टली पढ़ना चाहिए? सर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जाके बुक्स तो बहुत सारा है, उतना उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर नोट्स एक बार हम देख के भी जाए ना तो तब याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पर ये था, देखा था। मेरे लिए नोट्स बहुत काम किया था। मतलब आपके लिए जो नोट्स बनाने की आपकी स्ट्रेटजी थी वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रही लास्ट के अंदर? यस। बिल्कुल। जैसे आपने सोर्सेज तो कंप्लीट बता दिए, जो भी इसके अलावा भी कोई और सोर्सेज थे जो आपने फॉलो किए अपनी प्रिपरेशन के दौरान? जैसे कि आपके एक्सटेंशन की हम बात करते हैं, तो एक्सटेंशन के लिए आपने केवल एक एक बुक को ही फॉलो किया या फिर अलग अलग बुक्स को आपने फॉलो किया? ये सर एक्सटेंशन में भी बुक अलग अलग है। जैसे कि पहले बेसिक्स के लिए जीएल राय और सागर मंडल का बुक है। फिर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए एक अलग बुक है शांधु का, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
फिर एक्सटेंशन का, और मैंने जो खोला था एक वन लाइनर का बुक था श्रुति मैम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे लाइन उठा के भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, श्रुति मैम का जो बुक है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, मतलब डायरेक्टली उसके अंदर आप रिवाइज करने के लिए आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहली बार में अगर उसको पढ़ोगे तो कंसेप्ट हो सकता है आपके क्लियर ना हो, बट रिवाइज करने के लिए वो बेटर है, राइट? यस सर। उसके अलावा और अदर सोर्सेज जो आपने फॉलो किए हो? सर अगर उसके अलावा क्लास नोट्स थे और कुछ नहीं था। स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे भी चाहे हमारा नेशनल जो मार्केटिंग नियम हो गया या फिर उससे इनाम हो गया, स्कीम्स हो गई, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे, और डायरेक्टली डेटा से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स, करंट एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, वो पोर्शन आपने कैसे कवर किया? सर जो 2025 का बजट आया था, वो बजट मैंने पूरा अच्छे से देख लिया था इन्होंने कि क्या क्या नया है नहीं है। उस बजट से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। फिर जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट हो या फिर आरबीआई का वेबसाइट हो, मतलब कौन चेयरमैन है, कैसा क्या है, वो करंट जो न्यूज़ है वो सब याद करना पड़ता है। वो एक अलग जगह पर मैंने नोट डाउन कर लिया था। हाँ, तो वो मतलब उसके लिए आपने सेल्फ से ही अपना आप सर्च करते रहे गूगल पे, और रेगुलरली उसको आप नोट डाउन करते रहे अलग से, मतलब पूरा आपने एमसीक्यू उसका तैयार कर लिया। उसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर भी एक पोर्शन होता है जिसको हम मान के चलते हैं कि कंप्लीट यूनिट है, अगर हम सोशल साइंस के सिलेबस की हम बात करते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर कैसे आपने कवर किया? सर जनरल एग्रीकल्चर के लिए पहले तो निमराज सुंदर का बुक मैंने पढ़ा था, और फिर मैंने जनरल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़े थे, सिर्फ निमराज सुंदर का पढ़ा था। और हमारे जो क्लास, मतलब मैं पहले ही आपको बोला कि मेरे मेरे को सब सब्जेक्ट से अच्छा लगता था, तो वो क्लास के दौरान ही बहुत सारा कुछ हो गया था। तो एक मतलब जो कॉमन नॉलेज जो होता है, बेसिक नॉलेज, वो वहाँ से ही हो गया था। मतलब बेसिक्स ऑलरेडी आपके क्लियर थे, तो जो मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आई कि आप अलग से जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप टाइम दो। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने मतलब कंप्लीट रिवाइज किया था, मतलब या फिर आप बुक्स के अकॉर्डिंग रिवाइज करते थे? मतलब सिलेबस को कितना आपने प्रायोरिटी पे रखा, मतलब किस प्रकार से आप सिलेबस को, क्या आपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था कि मुझे इतना जो सिलेबस है वो कब तक कवर करना है? और आपका पहली बार, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि एक बार सिलेबस, कब तक एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका था जब आपने तैयारी स्टार्ट की? आई थिंक जून जुलाई में आपने तैयारी स्टार्ट की होगी जब आप फोर्थ ईयर में आए थे, तो आपका कब तक आपने कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया था एक बार? सर कंप्लीट सिलेबस खत्म करते करते 2025 का जनवरी फरवरी लग गया था। मतलब जनवरी फरवरी तक आपको ये मतलब कंप्लीट लगने लग गया था कि हाँ मेरा एक बार तो सिलेबस हो गया? हाँ, एक बार तो कंप्लीट हो गया। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या आपकी रही जब आपने जनवरी फरवरी में आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद आपका क्या प्लान था? सर रिवीजन के लिए मैंने जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दिन रिवीजन, या फिर एक हफ्ते में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर मैक्रो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे करके करके रिवीजन किया था। और माइक्रो का जैसे कंप्लीट हो गया तो उसका एक मॉक टेस्ट दे दिया माइक्रो का से, तो ऐसे करके कंप्लीट किया था। और जब एग्जाम के एक महीने पहले, जब मतलब हमारा एग्जाम 3 जुलाई को हुआ था, तो मैंने 1 जून से पहले 30 मई को शायद पूरा एकदम 1 से 30 जून का एक पूरा चार्ट बना लिया था कि 1 तारीख को मैं क्या करूंगी, 2 तारीख को मैं क्या करूंगी, ऐसे करके पूरा एकदम कर लिया था। वैसे पूरा एकदम मतलब फॉलो नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उससे कम हो गया। पूरा कितना परसेंट आपको लगता है कि जब हम प्लान करते हैं कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने में, कितना परसेंट हम कर पाते हैं? आप क्या मानते हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान करना। जब सोचते भी प्लान करेंगे, प्लान जब बन जाते हैं ना, तभी आधा काम वही हो जाता है कि प्लान को फॉलो तो हो ही जाता है, लेकिन प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली ये आपने बात बहुत अच्छी बोली है कि हमारी जो है कितनी अच्छी है हमारी प्लानिंग, वो डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन कितना अच्छा होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के चलोगे बिल्कुल आंख बंद करके कि मेरे को तैयारी करनी है, पता नहीं है कैसे करना है, तो वो फिर उसके बाद में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और प्लान बनने से ही हमें पता होता है कि यार आज हमें क्या करना है। तो गोल्स आपने बताया कि जैसे लास्ट में आपने जून में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे 1 तारीख को क्या करना है, और आपने कंप्लीट शेड्यूल आपने अपना बना लिया था। तो इस प्रकार से क्या आप वीकली टारगेट रखते थे, या फिर आप हर दिन का टारगेट लेकर चलते थे, या मंथली आप टारगेट लेते थे? किस प्रकार से आप करते थे? सर लास्ट मंथ का ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि वही बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब स्ट्रिक्टली मैंने वही फॉलो किया था। पहले तो जैसे हो रहा था, क्लास थे, एग्जाम्स थे, इसलिए उतने अच्छे से फॉलो नहीं हुआ था।
तो जो लास्ट मंथ के लिए मैंने डेट वाइज किया था, पहले वीक वाइज किया था कि मतलब 30 दिन है तो मैं 15 से 20 तारीख के बीच में पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लूंगी। वीकली मैंने एक वीक में इकोनॉमिक्स करूंगी, एक्सटेंशन करूंगी, जनरल करूंगी, ऐसा करके भाग किया था। फिर जब 20 तारीख तक पूरा हो गया तब मैंने डेली का किया था कि डेली इस डेट को मैं इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कर लूँ कि 2 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट, 2 दिन में पूरा एक्सटेंशन कंप्लीट, फिर नेक्स्ट दिन में जनरल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कंप्लीट, फिर 5 दिन में हो गया पूरा, फिर से 2 दिन में इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट, 2 दिन में एक्सटेंशन पूरा कंप्लीट, ऐसे करके थी। अच्छा, मतलब पूरा टारगेट लेकर आप चल रहे थे। तो लगभग कितनी बार आपने रिवाइज कर दिया होगा, मतलब अपने नोट्स को? अगर आपके पास अगर हो तो नोटबुक अगर आप दिखाओगे तो मतलब अभी क्या हालत होगी उस नोटबुक की? सर मैं दिखा सकती हूँ, 1 मिनट अगर टाइम दे तो निकालना पड़ेगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए। एटलीस्ट बच्चों को पता चलना चाहिए कि जो हमारे एस्पिरेंट है वो जान पाए कि कैसी नोटबुक हो जाती है जब लास्ट में हम रिवाइज करते रहते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। वो भी तो देखना चाहेंगे ना। टॉपर है जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1 है, उनकी नोटबुक कैसे दिखाई देती है, उनकी बुक कैसे दिखाई देती है। प्लीज हाँ, आप टाइम ले लीजिए और बिल्कुल दिखाइए। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि जो हमारी जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, AIR 1 है, सोशल साइंस ग्रुप में, उनकी नोटबुक किस प्रकार से दिखाई देती है, कितनी बार उन्होंने रिवाइज किया होगा। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि जो बुक्स है उनकी वो कैसे दिखाई देती है। और यही होता है कि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही आपको जो है वो आपके जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपको टॉप करने में मदद करती है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे जितनी भी बुक्स का अभी तक हमारे साथी ने जो भी बताया है, उन बुक्स की कंप्लीट लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनकी जो लिंक है वो लिंक हम आपको दे देंगे। बुक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हो अभी जाकर, वहाँ पर आपको बुक वाइज मतलब कंप्लीट जैसे जैसे उन्होंने जो भी मेंशन किया है उनकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपने अभी तक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट। और कैसे उन्होंने तैयारी की वो अभी वो आपसे बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बुक्स को पढ़ा। वो जैसे नोट्स बना रहे थे उसी प्रकार से आप भी जो है वो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि उनकी नोटबुक कैसे दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाइए मैम। यस सर। मतलब मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत डर रहता था, समझ में नहीं आता था, तो उसका नोट्स ज्यादा है। ये है थोड़ा इन्वेस्टमेंट का नोट, शायद दिखाई ठीक से नहीं दे रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आपने ऐसे व्हाइट पे पूरा छोटा छोटा लिख रखा है, मतलब एकदम फ्लो चार्ट करके आपने नोट्स को बनाया है। यस सर। सर हाँ पहले जो ब्लू कलर का है वो पहले का नोट है, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो रेड में लिखा है, कहीं पर दूसरे कलर से लिखा है। हाँ, वो अलग अलग कलर से आपने मेंशन कर रखा है, वो दूसरी बुक का है। यस सर। हाँ, तो उससे ये हो गया कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने अलग अलग, वो पता भी चल रहा है आपको कि आपने पहले वाली बुक से कौन सा लिखा और दूसरी बुक से कौन सा लिखा। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सर यहाँ पर जैसे फिर ये दूसरा सोर्स से मिला था तो यहाँ पर दूसरे इंक से लिखा है। ये तीसरा हो गया आई थिंक, दूसरा नहीं, ये तो तीसरा हो गया अब। यस सर। थर्ड सोर्स हो गया, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली मतलब इस चीज से हमें एक चीज समझ आती है कि आप जो अलग अलग जगह जो भी हमारा जो नोट्स है या जो भी चीज है उनको एक जगह कर लो आप, क्योंकि टाइम तो लगेगा इस चीज में। आपको आपको ऐसा लगेगा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो टाइम नहीं लग रहा है। आप सोर्स को एक जगह कर रहे हो, मतलब लास्ट में आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। और बार बार एक ही जगह से हम देखते हैं तो हमारा दिमाग भी इसी प्रकार से काम करता है कि हम चीजों को ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रेटजी काफी अच्छी रही। आपने सोर्सेज भी बता दिए। आपने भी ये बताया था बीच में कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कंप्लीट किया, आपने मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से देते थे, कैसे देते थे? सर मॉक टेस्ट हमारे सर लेते थे, डिपार्टमेंट के सर। ओके, जो डिपार्टमेंट के अंदर ही आपके वहीं से, मतलब आपको अपनी यूनिवर्सिटी से काफी सपोर्ट मिला, आप ये बोलना यस चाहोगे? सर। हाँ सर, बहुत सारा सर्टिफिकेट था। एग्जैक्टली, और ये सपोर्ट जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, बट बहुत बार सपोर्ट करने की जगह जो यूनिवर्सिटीज है वो हैंड होल्डिंग की जगह लेग होल्डिंग करती है। मतलब जैसे कि 4th ईयर है, सबको पता है कि जो तैयारी करना चाहते हैं JRF की उनको टाइम चाहिए। एक्चुअली ये एग्जाम ऐसी है कि जिसमें आपको डेडिकेटली 1 साल तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो इसके अंदर वो साथ देने की जगह ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे, जैसे राबिया ELP प्रोग्राम में बहुत ज्यादा रखेंगे। एग्जैक्टली, वो भी करना चाहिए हमें, वो भी हमारी लर्निंग का ही पार्ट है, वो भी हमारे ग्रेजुएशन में हमें सीखना चाहिए। बट आई थिंक कि जो तैयारी करते हैं उनको बहुत ज्यादा अगर इन्वॉल्व ना कराया जाए और
उनको उसी चीज में हेल्प की जाए जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम बात करते हैं कि जैसे रावी या ईएलपी प्रोग्राम जो भी चलता है आपका, तो आपने उसके साथ अपनी तैयारी को कैसे मैनेज किया? सर उस समय हमारा रावरे मतलब हमारा जो विलेज था वो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से बहुत दूर नहीं था। मतलब हम लोग बस से जाते थे और फिर 1-1:30 बजे बस तक चले आते थे। ओके। तो उसके बाद हमारे जो लाइब्रेरी है वहां पर जाते थे, फिर 4 बजे तक थोड़ा रिवीजन कर लेते थे, फिर घर आ जाते थे। और घर आके तो ऐसे भी कुछ पढ़ाई होता नहीं था, रेस्ट करने में टाइम चला जाता था। फिर सुबह जाते थे हम, कभी 7 बजे होता था, कभी 8, कभी 9। तो जाने से पहले एक बार देख लेते थे, फिर जाते थे। ओके, तो आपका क्या मतलब शेड्यूल रहा एक साल में जब आपने तैयारी की? तो उस टाइम पे बेसिकली क्या आपका रूटीन होता था, मतलब डेली रूटीन की अगर हम बात करते हैं? सर पहले पहले उतना मतलब अच्छा नहीं था। पहले हैप्पीली सब कुछ होता था, जब टाइम मिला तब थोड़ा देख लिया, ऐसे टाइप का। फिर बाद में रूटीन अच्छे से किए थे। जब हमारा पहले रावे होता है और फिर ईएलपी बाद में होता है। 7 सेमेस्टर में रावे होता है और 1 में ईएलपी होता है। ईएलपी जब हुआ तब बहुत सारा टाइम मिला था, तब ज्यादा पढ़े थे। ओके, तो एक दिन में लगभग कितने घंटे पढ़ लेते थे? क्योंकि ये बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है जो तैयारी करता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है? सर बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी, 6 से 8 घंटा मोटा मोटा। 6 से 8 घंटे पर डेली कंसिस्टेंटली? हाँ सर, कंसिस्टेंट। संडे या सैटरडे को थोड़ा ज्यादा टाइम निकालते थे या रेस्ट करते थे? सर 6 से 8 घंटा मतलब अब संडे सैटरडे में ज्यादा होता था थोड़ा। अब दूसरे दिन शायद किसी दिन 6 घंटा नहीं हुआ, किसी दिन 4 घंटे हुआ, ऐसा टाइप का। मतलब पूरा इधर फिक्स्ड नहीं था, लेकिन होता था। बट बैलेंस रखते थे। हाँ सर। ऑल राइट। मतलब ये तो जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है वो तो हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया, आपने कैसे कवर किया। अब हम बात करते हैं मतलब कि जैसे मानना ये है मेरा कि इस बार का जो हमारा एग्जामिनेशन सोशल साइंस ग्रुप में रहा, उसके अंदर जो है वो पेपर काफी डिफिकल्ट था। आपका क्या स्कोर रहा इस बार? सर मेरा था 278 आउट ऑफ 40। 27? 278। 278 तो मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, टोटल अटेम्प्ट जो थे वो आपने किए थे 101? ओके, ऑल राइट। तो इसमें नेगेटिव कितने हो गए थे आपके? सर नेगेटिव हुए थे 28। 28। अब यही सबसे बड़ी चीज है कि आपको जैसे 28 नेगेटिव आपके हो गए, उसके बाद में भी आपको पहले 20, हाँ सर, पहले 28 नेगेटिव थे। जो प्रोविजनल आंसर की निकला था उसमें। फिर तो जब फाइनल आंसर की निकला, उसमें 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे, और वो क्वेश्चंस गलत थे इसलिए, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर चेंज हुआ था। तो मेरा लगभग 17 मार्क्स बढ़ा था, ऐसा कुछ बढ़ा था। अच्छा, 17 मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ था, तो हम एवरेज बोल सकते हैं कि 28 आपके जो फर्स्ट जब प्रोविजनल की आई थी तब आपके नेगेटिव थे। उसके बाद में जो है हम कैलकुलेट भी कर कर वो चीज देख सकते हैं। ऑल राइट। तो 28 नेगेटिव हो गए तो उस टाइम पे आपको लगा होगा कि यार अब तो मेरा क्या ही स्कोर आ रहा है, एक बार तो आपको लगा होगा। सर वो तो मतलब जब एग्जाम दे के निकली थी तभी सब लोग, जब मेरा क्या था कि मेरा कोलकाता में सीट था, और हमारा मेरे सेंटर में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मतलब सब अनजाने लोग थे, अननोन लोग थे, सबका दूसरे दूसरे जगह पड़ गया था। तो तभी थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था कि कैसे होगा। दोस्त रहता है तो बातें करते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाता है, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था। तो वहां पर नर्वसनेस लग रहा था। फिर एग्जाम जब दिए तब लगा कि अब डिस्कस किससे करें कि कैसा एग्जाम हुआ नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरा इतना खराब हुआ है, मतलब जो था एग्जाम। पहले मुझे समझ में नहीं आया, फिर जब दोस्त लोगों से बातें की तब समझ में आया, ओ अच्छा, क्वेश्चन सबका ही ऐसा ही हुआ है, क्वेश्चन ही टफ था, सबका ही बहुत ऐसा हुआ है, ऐसा टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो मतलब कंपटीशन हमें ये बताता है ना कि आपको 480 में से 480 मार्क्स नहीं लाने। आपके आपके कंपिटिटर्स है जो सेम ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, आपको उनसे ही तो आगे निकलना है, जो कि आपने किया है। इवन 278 मार्क्स पे भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तो उससे आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं, ये सब तो हमने बात की कि एग्जामिनेशन से पहले की हमने बात कर ली, 1 महीने पहले आपने कैसे रिवाइज किया। एक और जो कि मेरा सवाल सभी से होता है जो भी टॉपर्स होते हैं, आपने लास्ट टाइम में तैयारी कब छोड़ दी थी एग्जाम से पहले कि मेरे को अब नहीं पढ़ना है? एग्जैक्टली कि मैं अब बुक उठाऊंगी भी नहीं, चाहे मुझे कितनी इच्छा हो रिवाइज करने की, या ये सोचूं कि यार वो एक बार देख लूं, तो एग्जैक्टली आपने कि अब नहीं देखना मुझे बुक को?
सर 1 तारीख को, 1 जुलाई। 2 दिन पहले मतलब 3 जुलाई को हमारा एग्जामिनेशन था और 1 जुलाई के बाद में आपने 2 जुलाई को एकदम चिल मोड में आ गए आपकी, अब मुझे नहीं देखना बुक्स को चाहे कुछ भी हो, जो होना था वो हो गया। यस तो जैसा कि आपने बताया आपका सेंटर दूर था, सर। तो आप नई जगह पे भी गए होंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले आपका क्या माइंड सेट था? पेपर के टाइम पे आपका क्या माइंड सेट था? पेपर से 1 घंटे पहले आपको कैसा फील हो रहा था एग्जैक्टली अगर आप याद कर पा रहे हो तो कुछ बताओगे? सर मतलब मुझे तो 1 दिन पहले जाना था, 3 तारीख को एग्जाम था। तो कोलकाता में हमारे एक रिलेटिव थे, तो उनके घर में हम लोग रुके थे। फिर दूसरे दिन वहाँ पर गए थे एग्जाम के टाइम पे। तो नर्वसनेस तो था ही, फिर नया शहर है तो कैसा होगा नहीं होगा, फिर टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरा एक थोड़ा लेट होने का टेंडेंसी रहता है। जैसे सीबीटी की पीजी जब हम लोग दिए थे, तब मतलब 3:30 को एग्जाम सेंटर बंद करने का टाइम होता है। मैं 3:28 को पहुंची थी, तो मेरा एक लेट होने का टेंडेंसी है, इसलिए थोड़ा मतलब टेंशन था। बट एग्जैक्टली आप सही टाइम पे पहुंच गए थे इस बार। हाँ, इस बार 1 घंटे पहले पहुंच गए थे। बहुत अच्छा। उसके बाद में मतलब एग्जाम में क्या माइंडसेट था? जैसे आप बताइए कि 28 आपके नेगेटिव हुए हैं, तो मतलब क्वेश्चन टफ आ रहे होंगे, तो आप उस टाइम पे मतलब घबरा तो नहीं गए या क्या? कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा कि नहीं करना है अभी लास्ट तक? 120 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तब तक हार नहीं मान ली है, मतलब कैसे आपने सोल्व किया, कैसे डील किया, पेपर को कैसे डील किया? सर पहले तो बहुत टाइम ले लेकर क्वेश्चन पढ़ रही थी, फिर आंसर जो सिलेक्ट हो रहा था, मतलब जो जानती वही कर रही थी, जो डाउट था वो नहीं कर रही थी, मतलब जो 100% श्योर थी उसी को अटेम्प्ट कर रही थी। फिर वैसे बहुत धीरे धीरे मैं मतलब स्लोली लिखते थे, मेरे पास तब स्पीड नहीं था पहले। जब 30 मिनट्स बीतते हैं एग्जाम के, तब मैंने देखा कि मेरा सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हुआ है। तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो थोड़ा डाउट लग रहा था लेकिन श्योर थी कि ये हो सकता है, उनको भी मार्क करके करके गई। फिर मतलब लास्ट में मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 10 मिनट से शायद थे, 10 से 15 मिनट्स थे। तो जो हो गया वो हो गया। फिर जो नहीं हुआ था उनको मैं देखेगी, मतलब जो एकदम ही नहीं कर सकती हूँ उनको नहीं, उनको मार्क करके छोड़ दिया था कि उसको नहीं खोलेंगे, खोलेंगे ही नहीं, जिनको नहीं पता था। लेकिन जो पता था कि हाँ हो सकता है, जैसे कि हमारा एक कैलकुलेशन का, बहुत बड़ा कैलकुलेशन का आया था, वो पता है कि होगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया था कि बाद में करूंगी। तो जब 15 मिनट्स बचे थे तब उन पर ज्यादा जोर दिया था, जो कर सकती हूँ उन पर। ये बहुत जरूरी होता है। केवल आपकी तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मुझे लगता है कि तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको पेपर से कैसे डील करना है, वहां पर आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको कितना टाइम देना है, ये डिसाइड करना भी एक हमारी मतलब डिसीजन मेकिंग होती है। वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, जो कि हमें रैंक दिलाने में मदद यही करती है कि क्योंकि आपसे जो नीचे है, आपको नहीं पता होगा, आई थिंक उनके 277 या 275 मार्क्स होंगे, इससे और एक रैंक जो है आपकी अगर ऊपर नीचे हो गई तो आपका पूरा कैंपस चेंज हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि जैसे अब आपकी जो रैंक आई है, अब मान के चलिए जैसे कि 5 या 6 नंबर पे रैंक आई, उसके 270 मार्क्स आ रहे हैं या 265, तो नंबर का केवल 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन का डिफरेंस अब उनको जो है वो दूसरा कैंपस में लेना होगा। तो मतलब बहुत कुछ मैटर करता है, हम ये बोल सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है हमारा, और वो यही डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। वो केवल डिसीजन मेकिंग की वजह से आपका 2 क्वेश्चन आप आज आगे हो, अगर जो आपसे पीछे हैं वो भी अगर कुछ करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर ले तो आई थिंक वो आपसे ज्यादा मार्क्स भी लेकर आ सकते थे। यही होता है। हाँ सर, जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि एक तो गलत हुआ उसका नंबर नहीं मिलेगा, उल्टा जो सही हुआ उससे भी नंबर कट जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल, अगर हम मानते हैं जैसे मतलब अब ऐसा तो नहीं होता क्योंकि रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, 1/4 होती है हमारी, तो 1/4 में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो भी गलत है। तो फाइनली हम यही ट्राई करते हैं कि जो हमारे, क्योंकि नेचुरली जैसे आपके 28 हुए तो आपके 28 बहुत गलत नहीं हुए। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उसमें अगर आपके 20 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो वो नेचुरल है। वो तो मतलब चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे जेआरएफ एसआरएफ का पेपर ही इस प्रकार से आता है कि उसमें हमें रिस्क लेना ही होगा। तो 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो लेकिन सर नॉर्मल। रिस्क, हाँ सर, जो रिस्क होता है उसको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। मतलब जो नहीं पता वो आग बंद करके कुछ भी देना दे आने पर वो तो नहीं होगा। जो पता होता कि हाँ ये हो सकता है, चांसेस है, वो करना चाहिए। लेकिन जो हमको कुछ नहीं पता लेकिन वहां पर भी कुछ देकर आ गए, तो वो तो गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया।
अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं जब वो तैयारी करता है। उनको आपने कैसे ओवरकम किया? जैसे डेली लाइफ में हमारे लिए कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा। अगर आप कहीं पे रावी प्रोग्राम में जा रहे हो, ईएलपी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो वहां पर भी हो सकता है आपके लिए एक वो चैलेंज हो कि आप किस प्रकार से जाओगे। तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, या आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज को कुछ फॉलो किया अलग से जो कि आपको सबसे अलग बनाती है, कि मतलब आपको लगता है कि हाँ यार ये मैंने फॉलो किया होगा जो कि शायद दूसरे लोग नहीं करते हैं, ऐसा कुछ अलग आपने किया? फिर बहुत कुछ तो अलग नहीं किया, मतलब अम, जो कंसिस्टेंसी थी उसको बनाए रखा था, और जो कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर रखा था, ऐसा ही बस। ओके, ऑल राइट। तो मतलब कुछ आप अपने जर्नी के कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो जो कि आपको लगता है कि वो यूनिक थे, वो मेरे लिए एक जैसे होता है ना गेम चेंजर, कि वहां से मुझे और मतलब बूस्ट मिला कि यार नहीं मुझे तो ये करना ही है, आईआरआई जाना ही है। क्या सोचा था कि आईआरआई में जाओगे? कभी इस चीज को मैनिफेस्ट किया था आपने अपने दिमाग में कि आप आईआरआई में आ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ पहले? सर पहले तो बोली थी कि हॉर्टिकल्चर लिया था, फिर वहां से चेंज करके सोशल साइंस में आई थी। तो तब उतना नॉलेज नहीं था कि कैसा होता है, कैसा पेपर उतना अच्छा से नहीं पता था। फिर कितना सीट्स होता है जीआरएफ का वो भी नहीं पता था उतना अच्छे से। पता था कि हाँ सीट्स एग्रोनॉमी प्लांट साइंस के हिसाब से कम रहता है, लेकिन कितना रहता है उतना नॉलेज नहीं था। फिर कितना ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जब पता चला कि हाँ पिछले बार सिर्फ 27 सीट्स थी, तब दिमाग में हिला कि क्या कर रही हूँ मैं। तो फिर तो मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ 27 सीट्स है, कंपटीशन तो फिर ज्यादा है। तो तब लगा कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जब बोली कि जून के पहले, जब मैंने 30 मई को सब ठीक किया, तब हुआ कि मेरा तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज हो गया है। तब लगा कि हाँ मुझसे भी होगा, अगर मेहनत किया, एक महीना घिस के अगर मेहनत कर लिया तो आईआरआई हो सकता है। फिर सपना देखा कि हाँ, पहले से नहीं पता था, पहले से मुझे लगा था कि मुझसे आईआरआई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही था। फिर जब पता चला कि 27 सीट्स है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तो मैं देखी कि अगर 27 सीट्स के लिए लड़ सकती हूँ तो आईआरआई के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। फिर जो जून में घिस के मैंने किया उसका फल है ये। यस, बिल्कुल जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आप में। जैसे साथी ने अपना जोश और जुनून दिखाया, उसी प्रकार से अगर आप भी अपना जोश और जुनून दिखाओगे तो फॉर श्योर आप भी आईआरआई में जरूर पहुंचोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, मोस्टली जो भी चीजें जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली हमने कवर कर लिया। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग रहा है जो आप अपने जूनियर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कि इन चीजों का आप ध्यान रखें, या कुछ भी जो एडिशनल पॉइंट आप कुछ जो आपके माइंड में भी आ रहा हो, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर बहुत सारा चीज होता है जो पहली बार में समझ नहीं आता, तो उसके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट्स मिलता है। तो मैंने यूट्यूब को भी फॉलो किया था, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे अच्छे से उनके लिए मैंने यूट्यूब को भी फॉलो किया था। अच्छा, यूट्यूब तो यूट्यूब अच्छा ठीक है ठीक है, आपने यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे मतलब कुछ चैनल्स वगैरह जो मतलब मोस्टली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड? हाँ सर, मोस्टली इकोनॉमिक्स से। अच्छा अच्छा, तो जो भी आपने चैनल्स फॉलो किया था आप लिंक शेयर कर देना, ताकि हम जो है उन लिंक्स को भी जो है मेंशन कर देंगे हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होगा उसके अंदर। और जैसे कि जो हमने भी एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था ना, जो ऑल इंडिया मतलब जो सोशल साइंस के लिए करवाया था हमने, जस्ट एग्जामिनेशन से पहले कराया था, आई थिंक 26 जून को करवाया था हमने कंडक्ट। हाँ सर, उस टाइम से मैंने दिया था, वो अटेंड किया था वो वाला। हाँ, आपने वो टेस्ट दिया था, फिर उसके बाद में आपकी रैंक आई, तो हमने वो चेक भी किया कि आपकी उस टाइम पे कौन सी रैंक आ रही थी, क्योंकि हमने वो टेस्ट इस प्रकार से कनेक्ट कराया था कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो सके। हमने उसमें रैंक नहीं दिखाई किसी को भी। रैंक हमने जानबूझकर उसको बंद की कि हो सकता है किसी की रैंक कम आए तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा पहले एग्जाम से पहले, तो वो फीलिंग्स हो सकता है उसके पूरे कंप्लीट एक साल की तैयारी को बदल दे। तो इसलिए हमने उसमें कंप्लीटली जो है रैंक हमने बंद रखी थी। लेकिन जैसा कि अभी चेक किया था आपकी रैंक भी उसके अंदर आपकी 7th रैंक आ रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि 7th से आप फर्स्ट पोजीशन पे छलांग लगा दी। और वही 10 क्वेश्चन का डिफरेंस था जो उसमें फर्स्ट रैंक आ रही थी हमारे मॉक टेस्ट में, उनसे और आपके बीच में डिफरेंस था। जो डिफरेंस आपने हो सकता है वहां पर जो है वो आप आगे निकल गए। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी आईआरआई में हम मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं मैं कि इससे जो हमारे जो भी सोशल साइंस ग्रुप से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिली होगी। और फॉर श्योर आप जो है आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो, आप भी आईआरआई में आओ,
और इसी तैयारी को मतलब हम भी बूस्ट अप करने के लिए, जैसे कि मोस्टली आपने साथी मतलब मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही की है, और सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप खुद से कर रहे हो कोई चीज, तो उससे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता, कोई करवा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने भी हमारे टाइम पे जो है सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम से होते हैं, जैसे आपने जो जो बुक्स के नाम बताए उनको पढ़ने में बच्चों को ना बहुत दिक्कत आती है। उसी को लेकर जैसे हमने भी हमारे मतलब कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, उन्हीं में हमने सोशल साइंस का भी इस बार स्टार्ट किया है। आपको पता होगा, आई थिंक उसका नाम भी हमने विस्तार रखा है। एक्सटेंशन को हिंदी में बोलते हैं ना, विस्तार। हाँ सर, हाँ सर। उसका विस्तार 2.0 हमारा कोर्स है। अगर कोई उसमें सीखना चाहता है, एनरोल करना चाहता है, तो आप हम नंबर मेंशन कर देंगे, आप स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उन पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी जैसे मॉक टेस्ट इन्होंने बताया कि जैसे इनके लिए तो वो मेंटर्स थे, जैसे यही तो होता है ना कि इनके लिए आपके लिए तो मेंटोर्स आपको वहीं पे मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है साथ ही कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मेंटोर नहीं मिल पाते हैं। एक्चुअली में जितना सपोर्ट आपको मिला है, आपको थैंकफुल होना चाहिए अपने प्रोफेसर्स के लिए कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। आपके सीनियर्स के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने आपकी जर्नी में मदद की। बट रियल में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन राइट मेंटरशिप उनको नहीं मिल पाती है, राइट गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है। तो वो एज ए सीनियर हम उनके लिए हम वो गाइडेंस और वो मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके पास नहीं है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, उसमें लाइव हमारी क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स मिलते हैं जो लाइव नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, हम भी टॉपिक वाइज उसमें कंडक्ट करवाते हैं। इवन साथ ही उसमें वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। और होप सो उसके अंदर जो साथी है वो भी आपको गाइड करेगी टाइमली। हम सेशंस और भी, जैसे आपने ये तो हमारा ब्रीफ हो गया, आगे हम ये चाहेंगे साथी कि आप जो है हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, एनरोल स्टूडेंट्स, उनको आप टाइमली गाइड करो, और उनको कंप्लीट आप टाइम टू टाइम ये बताते रहो कि अब इस बुक को ऐसे पढ़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनको गाइड करोगे। बिल्कुल। यस सर। और भी इसके अलावा आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में जरूर आप मेंशन करना। उसके अलावा एक ऑल इंडिया सोशल साइंस का हमने ग्रुप बना रखा है, जिसमें सोशल साइंस से रिलेटेड हम कंटेंट वगैरह उसमें शेयर करते रहते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो भी ज्वाइन कर लेना। ओके, सो देखते रहिए आयराई वाला। और थैंक यू साथी, आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया, और ये वीडियो काफी हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए एक बार वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो देखते रहिए आयराई वाला। जय हिंद। थैंक यू सर।